रोबोटिक्स। देखो, रोबोट तो हम सब जानते हैं कि रोबोट होता क्या है। रोबोट दरअसल क्या है, एक मशीन है। मशीन, देखो, मशीन, कूलर पंखा भी एक मशीन है, लेकिन उसको हम रोबोट नहीं कह रहे हैं। मशीन का ही एक प्रसंस्कृत रूप है, एक ऐसी मशीन है जो मानव की तरह काम करे, या थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कार्य में उसकी जिसको हम एक शब्द यूज करते हैं कि एक रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसमें कार्य कार्य जो ऐसा करे जो मानव जैसा हो। तो ऐसी कोई मशीन बनाई है, उसी को हम रोबोट कहते हैं। और उसी रोबोट की जो बनाने की क्रियाविधि है, रोबोट का प्रकार है, रोबोट के बारे में जो पूरी जानकारी है, इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत रोबोट का अध्ययन किया जाता है, वही कहलाती है रोबोटिक्स। मतलब हमको सिर्फ रोबोट का अध्ययन नहीं करना, पूरे रोबोट के संदर्भ में जो चीजें होती हैं उन्हीं का अध्ययन करना, कि रोबोट कैसे काम करता है, रोबोट कैसे बनता है, रोबोट के क्या क्या हिस्से होते हैं, प्रोग्रामिंग कैसी होती है। तो इंजीनियरिंग की एक शाखा जिसके अंतर्गत रोबोट का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रोबोटिक्स कहते हैं। अब यदि इस खास रोबोट शब्द, हिंदी भाषा का तो है नहीं रोबोट शब्द, रोबोट शब्द क्या है, जो चेक भाषा का, चेक गणराज्य है, उस भाषा में शब्द होता है रोबोटा। रोबोटा, रोबोटा, रोबोटा से बना है। और रोबोटो का अर्थ होता है पारिश्रमी मजदूर, परिश्रमी मजदूर, उसका अर्थ होता है परिश्रमी मजदूर। अब देखो, चेक भाषा का है, स्लाव भाषा का है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, सब आसपास का ही रीजन है। तो वहां का ये शब्द है रोबोटा, जिसका अर्थ होता है पारिश्रमी मजदूरी, या इसका अर्थ होता है, जो स्लाव भाषा है उसमें इसका अर्थ होता है बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर या गुलाम, बंधुआ मजदूर या गुलाम। तो देखो, रोबोट शब्द है, वो शब्द जहां से ओरिजिनेट हुआ है उसका सीधे सीधे मतलब क्या है, एक मजदूर चाहिए है। तो उसके लिए रोबोट शब्द का उपयोग करते हैं। हम भी अपनी आम बोलचाल की भाषा में, जैसे कोई मशीन की तरह काम करने लगता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है उसमें, जो बोला उससे कर दिया, तो उसको क्या बोल देते हैं कि ये तो रोबोट है। हालांकि अब रोबोट में भी देखेंगे एआई उससे जुड़ते जा रहा है, और रोबोट में भी सोचने समझने की शक्ति आते जा रही है। आदमी की कम होते जा रही है, लेकिन मशीन में आते जा रही है। तो ये जो रोबोट शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ केवल कितना ही है कि एक मजदूर, एक फ्री का मजदूर, परिश्रमी मजदूर, बंधुआ मजदूर, गुलाम, इसके लिए जो शब्द यूज करते हैं चेक या स्लाव भाषा में, वो है रोबोटा। और इसी रोबोटा शब्द से बना है रोबोट। ठीक है ना। अब ये जो रोबोट शब्द है, ये जो रोबोट शब्द है, इस रोबोट शब्द को सबसे पहले, सर्वप्रथम, रोबोट शब्द सर्वप्रथम चेक लेखक कॉरेल कॉपेक, चेक लेखक, चेक गणराज्य का लेखक था कॉरेल कॉपेक। इनने सबसे पहले एक नाटक बनाया था जिसका नाम था RUR। इसमें इस रोबोट शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया। तो यदि सर्वप्रथम प्रयोग या प्रकाशन के नाम पे आए तो कार्ल कॉपेक है, जिसने अपने नाटक RUU में इसका उपयोग किया था। लेकिन इस रोबोट शब्द का वास्तविक जन्मदाता इस कारेल कॉपेक का भाई जोसेफ कॉपेक को माना जाता है। जोसेफ कॉपेक, इसको माना जाता है। ठीक है ना। तो देखो, सर्वप्रथम रोबोट शब्द का उपयोग, सर्वप्रथम रोबोट शब्द का उपयोग कारेल कॉपेक ने अपने नाटक RUR में किया था। और ये 1920 की बात है, 1920। ठीक है ना। लेकिन वास्तविक रूप में उसका भाई जो था जोसेफ कॉपेक, इसको माना जाता है रोबोट शब्द के आविष्कारक के रूप में। तो अब देखो, आप पेपर में ऑप्शन देख लेना वो क्या पूछना चाह रहा है।
जहां तक है वो कॉरेल कॉपेक ही पूछेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। लेकिन यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो उसका भाई जोसेफ कॉपेक ने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। ठीक है ना। तो देखो यहीं से अपना विकास क्रम देख रहे हैं रोबोट के से। सबसे पहले तो देखो नाम ही आया है कि एक नाम सामने आया है। एक रोबोट शब्द था जो चेक या स्लाव भाषा में प्रयोग होता था, बंधुआ या गुलाम मजदूरों के लिए वो रोबोट शब्द, रोबोटा शब्द यूज होता था। उस रोबोटा शब्द से ही रोबोट बना है। और रोबोट शब्द को सबसे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड प्रकाशित करवाया था कॉरेल कॉपेक, चेक गणराज्य का था ये भी, इसी ने प्रकाशित करवाया था। इसका एक नाटक था RUR, उसमें ये शब्द प्रयोग में लाया गया था, उसका भाई जोसेफ कॉपेक। तो दोनों का नाम याद रखना। फिर इसके बाद 1926 में, 1920-21 की घटना है। फिर है 1926 में अमेरिकन की एक कंपनी है, 1926 में अमेरिकन कंपनी है वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, ये एक कंपनी है। इसने एक टेलेवोक्स नामक रोबोट का आविष्कार किया। ये कंपनी है अमेरिका की, वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक, WEC कहते हैं। इसने एक रोबोट बनाया किस नाम से? टेलेवोक्स। 1926 में एक रोबोट का निर्माण कराया जिसका नाम क्या है? टेलेवोक्स। तो देखो सबसे पहले नाम आया, नाम के बाद ये एक कंपनी है जिसने रोबोट का निर्माण करवाया। ठीक है, 1926 में। फिर 1926 के बाद 1928 में जापान में एक रोबोट का निर्माण किया गया, 1928, जापान, 1928 जापान में। जापान ने अपने देश का प्रथम रोबोट गाके तेनसोकू, गाके गाकू तेनसोकू, गाकू तेनसोकू, ये ये जापान में निर्मित प्रथम रोबोट है। इसका विकास किया जापान ने 1928 में। ठीक है। फिर 1958 के बाद अगला जो नाम है हमारे लिए काम का है, 1928 में जापान में ये रोबोट बना था। 1941, 1941 इसाक असीमोव, 1941 इसाक असीमोव ने सबसे पहले अपना एक उपन्यास प्रकाशित किया था जिसका नाम था लायर, LIAR, ये उसके उपन्यास का नाम था। इसाक असीमोव का एक उपन्यास था। इसमें रोबोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, रोबोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। फिर 1950 में इसी इसाक असीमोव की एक और किताब आई थी, आई रोबोट, आई रोबोट। इसमें क्या है, इसने रोबोटिक्स के नियम बनाए, बताए। अभी देखेंगे रोबोटिक्स के क्या नियम है, रोबोटिक्स के नियम। इसाक असीमोव ने 1950 में एक और किताब प्रकाशित की, आई रोबोट। ये इसका उपन्यास था, ये उसकी किताब थी। 1941 में उसकी किताब आई थी, उस किताब में उसने ये बात लगा बताई थी, रोबोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। फिर 1950 में उसकी दूसरी किताब आई रोबोट, जिसमें उसने रोबोटिक्स के नियम बनाए। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसाक असीमोव। अभी आगे इसके नियम को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या नियम बताए थे इसमें, इसका नाम जरूर याद रखना। फिर 1954, 1954, 1954 में जॉर्ज डेवोल ने
पहले व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट यूनिमेट को पेटेंट करवाया? नाम जॉर्ज डोवेल डेवोल जॉर्ज डेवोल। इनने एक पेटेंट कराया यूनिमेट यूनिमेट। इस यूनिमेट नाम से एक रोबोट का पेटेंट कराया, जो क्या था? व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट। दुनिया का पहला व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट। जॉर्ज डोवेल ने 1954 में यूनिमेट नामक एक पहले व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट का पेटेंट करवाया। फिर 1954 के बाद 1962 विश्व की पहली रोबोटिक्स कंपनी यूनिमेशन की स्थापना हुई। यूनिमेशन, ये क्या है? विश्व की पहली रोबोटिक्स कंपनी। विश्व की पहली रोबोटिक्स कंपनी 1962 यूनिमेशन। नाइनटीन सेवेंटी टू माइकल जे फ्रीमैन। माइकल जे फ्रीमैन 1972 में माइकल जे फ्रीमैन क्लास में पढ़ाने वाला रोबोट लेचिम का निर्माण किया। लेचिम, ये क्या है? क्लास में पढ़ाने वाला, टीचर क्लास में पढ़ाने वाले रोबोट का निर्माण करवाया माइकल जे फ्रीमैन ने। फिर है 1973 जर्मनी की के यू के एकू का कंपनी है। जर्मनी की ये कंपनी है, के यू के कंपनी द्वारा फेमुलस औद्योगिक रोबोट का निर्माण करवाया। एफ ए एम यू एल यू एस। ये क्या है? पहला इंडस्ट्रियल रोबोट, औद्योगिक रोबोट। देखो ये सब फैक्ट है रोबोटिक्स में कि पहला पढ़ाने वाला रोबोट कौन है, पहला औद्योगिक रोबोट कौन है, दुनिया का पहला व्यावसायिक प्रोग्रामेबल रोबोट कौन सा है, दुनिया की पहले रोबोटिक्स कंपनी कौन सी है। ये सब फैक्ट हैं जो पेपर में सीधे सीधे पूछा जाएगा। फिर 2008 1973 सीधे 2008 पहला महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट जिसका नाम था फेमी सेपियन। फेमी सेपियन। फेमी सेपियन क्या है? पहला महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट। पहला महिला ह्यूमैनॉइड। ह्यूमैनॉइड मतलब मानव जैसा, पहला मानव जैसे रोबोट फेमी सेपियन का निर्माण किया गया 2008 में। और फिर 2016 में हांगकांग के एक व्यक्ति थे डेविड हैंसन। डेविड हैंसन, ये कहां के हैं? हांगकांग के व्यक्ति हैं। इनकी कंपनी थी हैंसन रोबोटिक्स कंपनी। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी। इसने दुनिया का पहला एआई युक्त ह्यूमैनॉइड रोबोट सोफिया का निर्माण किया। सोफिया, ये क्या है? एआई रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट।
डेविड हेंसन। तो देखो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, बाकी इसके आगे के जो फैक्ट है वो एआई वाले टॉपिक में अपन को दिखाई देंगे, क्योंकि अब रोबोटिक्स से एआई जुड़ गया है। अब रोबोटिक्स केवल रोबोटिक्स नहीं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग लेवल पर चीजों को ले जाया जा रहा है। तो ये रोबोटिक्स से संबंधित इतनी फैक्चुअल बातें थी। अब देखो इसमें देखना है हमको रोबोटिक्स के पहलू, रोबोटिक्स के पहलू, या इसको ये कह सकते हैं कि रोबोटिक्स में क्या क्या होता है, रोबोटिक्स कैसे काम करता है, रोबोट के निर्माण हेतु क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखो रोबोट का जो निर्माण होता है वो तीन चीज उसके लिए लगती है। एक होता है जिसका रोबोट का मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। दूसरा होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन। और तीसरा हिस्सा होता है उसका प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग। देखो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, रोबोट्स के निर्माण का वो पहलू है जिसके तहत रोबोट को एक खास आकृति या डिजाइन दी जाती है। वो दिखेगा कैसे, हम जैसे कह रहे हैं ह्यूमैनॉइड रोबोट, मतलब मानव के जैसे दिखने वाला। लेकिन हर रोबोट ह्यूमैनॉइड रोबोट नहीं होता है, अलग अलग उद्देश्य के लिए। जैसे अब अभी आगे पढ़ेंगे, वर्तमान में एक झाड़ू पोछा लगाने वाला रोम्बो आया, रोबोट आया, इसको रोम्बो नाम दिया गया, जो झाड़ू लगाता है। तो वो मानव जैसा थोड़ी है, वो तो इतनी चकती जैसी गोल प्लेट है, उसको जमीन में छोड़ दो और वो वैक्यूम क्लीनर की तरह पूरा कचरा सक कर लेता है। तो वो रोबोट्स कैसा दिखेगा भाई, जैसा लक्ष्य रहेगा जिस काम के लिए, भाई रोबोट्स किसी न किसी काम के लिए बनाया जा रहा है। अभी देखेंगे कोई रोबोट बम ढूंढने का काम करेगा, कोई आग बुझाने का काम करेगा, कोई गड्ढे में जाने का, अलग अलग उद्देश्य। तो रोबोट्स की डिजाइन अलग अलग होती है। तो रोबोट्स दिखेगा कैसा, उसकी आकार व आकृति कैसे होगी, ये सब क्या कहलाता है, रोबोटिक्स का मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, कैसा दिखता है। फिर होता है इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन। भाई रोबोट है, रोबोट में पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र पाया जाता है। इसी इलेक्ट्रॉनिक तंत्र से तो वो काम करेगा। भाई रोबोट में एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह तक पहुंचाया, आपने बटन दबाया, रोबोट काम करने लगा। उस पूरे रोबोट में कहीं ना कहीं क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, एक सर्किट होगा पूरा, जिसमें रोबोट, अभी जैसे ह्यूमैनॉइड रोबोट है, ह्यूमैनॉइड रोबोट में देखेंगे हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, मानव जैसा दिख रहा है। तो हाथ और पैर के बीच कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोई सर्किट, कोई सिस्टम तो होगा ना। तो दूसरा रोबोटिक्स का पहलू होता है इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसा बनाया गया है। और तीसरा हिस्सा है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग अब भी हम कंप्यूटर वाले, आईटी वाले चैप्टर कंप्यूटर में पढ़ा है। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है भैया, निर्देशों का एक समूह होता है। आपको रोबोटिक्स से क्या, रोबोट से क्या कराना है, ये आपको उसको बताना पड़ेगा। देखो अभी हम एआई की बात नहीं कर रहे हैं, एआई वाले स्तर पे तो रोबोट खुद ही तय कर लेगा, लेकिन अभी जो रोबोट है वो मशीन है, उसको बताना पड़ेगा कि क्या करना है। तो बताने के लिए क्या है कि उस मशीन को पहले से प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उस रोबोट के लिए, और उस प्रोग्राम के अनुसार वो काम करेगा। तो ये प्रोग्राम वाला हिस्सा क्या है कि रोबोटिक्स को बताने के लिए, रोबोट को बताने के लिए कि उसे करना क्या है, एक निश्चित निर्देशों का एक निश्चित समूह होगा, एक अलग से प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनेगा, उस प्रोग्राम के से रोबोट रोबोट काम करेगा उसी प्रोग्राम के, जिस प्रोग्राम के लिए जैसी प्रोग्रामिंग की गई है वैसा ही रोबोट काम करेगा, जैसी प्रोग्रामिंग। क्योंकि प्रोग्राम ही तो है, मशीन की जैसी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है मशीन वैसी चलती है। तो रोबोट्स भी एक मशीन है, वो वैसी चलेगी। अब देखो ये जो प्रोग्रामिंग वाली बात है ना, इस रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग तीन तरीके से की जाती है। इसके तीन पार्ट मान लो आप। एक होता है रेडियो नियंत्रण, रेडियो नियंत्रण। दूसरा हिस्सा होता है एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड।
देखो, रेडियो नियंत्रण, भाई आपने रोबोट को एक खास उद्देश्य के लिए प्रोग्राम किया गया है, वो वही काम करेगा जिसे उसकी प्रोग्रामिंग दी गई है। तो ये निर्देशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, मतलब आप रोबोट को जो निर्देश दे रहे हो उसको क्या है, रेडियो के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हो। वो प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है, रेडियो नियंत्रण प्रोग्रामिंग। मतलब जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसको जो निर्देश दे रहे हैं, उसको जो आदेश दे रहे हैं, वो रेडियो नियंत्रित होते हैं। दूसरा है क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, रेडियो नियंत्रण से थोड़ा, रेडियो नियंत्रण में क्या है, जैसा निर्देश दिया उसने वैसा काम कर दिया, अपना दिमाग उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं तो लगाएगा कैसे। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रोबोट की यदि प्रोग्रामिंग है तो वो क्या है, कुछ समस्याओं को समाधान खुद ही कर सकता है, उसको आपने दिमाग दिया है, एआई। और हाइब्रिड वाले में क्या होता है, दोनों चीज, कि कुछ चीजों में उसको एआई दे दी जाती है, कि कुछ चीजें वो अपने हिसाब से तय कर लेगा, और बाकी चीजें में क्या है, आप रेडियो नियंत्रण करोगे, मतलब आप उसको कमांड दोगे बाहर से। तो ये तीन तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। तो देखो, रोबोटिक्स का जो निर्माण किया जाता है उसके तीन पहलू हैं, एक तो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन है, और तीसरा प्रोग्रामिंग है। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन के तहत क्या है, उसकी डिजाइन है, वो कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, किसकी आकृति कैसी होगी, और ये लक्ष्य को देखकर तय किया जाता है कि वो कैसा दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसका जो सर्किट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। और तीसरा है प्रोग्रामिंग, उसको दिए गए निर्देश। अब प्रोग्रामिंग भी तीन तरीके से दी जाती है, एक तो रेडियो नियंत्रण, मतलब नॉर्मल रोबोट, जैसा उसको आदेश दोगे वैसा करोगे, बाहर बैठे बैठे आप कमांड बदलोगे वो अपना काम करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले में क्या है कि हम उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली प्रोग्रामिंग बनाते हैं उसमें, जिसमें वो समस्याओं का समाधान स्वयं करता है। और हाइब्रिड में दोनों तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो देखो, ये रेडियो जो रोबोटिक्स के पहलू है कि रोबोटिक्स के निर्माण में ये तीन चीजें होती हैं। फिर इसमें देखना है रोबोटिक्स के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोटिक्स, या रोबोट के अंग जो होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं। रोबोटिक्स के घटक, कंपोनेंट। हम एक जो रोबोट होता है, वो रोबोट में क्या क्या होता है, खासकर ह्यूमैनॉइड रोबोट। बाकी देखो, जो अन्य रोबोट की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा घटक युक्त तो कौन सा रोबोट होगा, ह्यूमैनॉइड रोबोट होगा, क्योंकि मानव जैसा दिखना। तो मानव जैसा जो रोबोट होता है उसके घटक सबसे जटिल होंगे। बाकी बहुत सारे रोबोट, अब जैसे रोबोट्स में चके लगे हुए हैं, तो जैसे हमारे पैर होते हैं, रोबोट्स के चके होते हैं, व्हील होते हैं उसमें। तो ऐसी चीजों को हम कह रहे हैं रोबोटिक्स के घटक, कि रोबोट के कौन कौन से अंग हो, रोबोटिक्स नहीं सॉरी, रोबोट के घटक। रोबोट रोबोट के घटक कौन कौन से हैं, रोबोट में हमको क्या क्या दिखाई देगा। देखो, रोबोट्स का एक सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण घटक है उसका नियंत्रक, किसी भी रोबोट का कंट्रोलर। कंट्रोलर, अब कंट्रोलर क्या, जो पूरे रोबोट को कंट्रोल करेगा। जैसे आदमी का दिमाग होता है ना उसका कंट्रोलर, ऐसे रोबोट में उसका कंट्रोलर सबसे मेन होता है। और कंट्रोलर, जैसे हमारा दिमाग है तो हमारे दिमाग है, उसमें क्या है, एक चिप लगी रहेगी जो उस पूरे रोबोट को निर्देश देगी। मतलब देखो, हो सकता है आप यहां से उसको कमांड दो, जैसे हो सकता है कि सफाई के लिए एक रोबोट बनाया गया है, तो उसमें भी क्या है, एक चिप लगाई गई है, उस चिप में ही प्रोग्रामिंग है, और उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो रोबोट काम करेगा। तो वो चिप है, उसी को क्या बोलते हैं हम, नियंत्रक। इसी चिप की सहायता से जो रोबोट है वो कार्य करता है। और इसको आप मानव मस्तिष्क की मानव मस्तिष्क से तुलना कर सकते हो। मतलब ये समझने के लिए है कि जैसे मानव में मस्तिष्क होता है, वैसे ही रोबोट में उसका कंट्रोलर होता है, सिलिकॉन की चिप होती है, उसी चिप में प्रोग्रामिंग होती है, उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है। दूसरा इसका कंपोनेंट होता है सेंसर। सेंसर, सेंस करने के लिए। सेंसर क्या करता है कि सेंसर के माध्यम से ही रोबोट आसपास की सूचनाओं का संग्रहण करता है। ठीक है ना। मतलब इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में होती हैं इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इससे हम सेंस करते हैं ना कि गर्मी है कि ठंड है।
तो रोबोट को भी सेंस करना पड़ता है। और देखो रोबोट में सेंसर के रूप में या तो कैमरे होंगे, रोबोट में सेंसर के रूप में या तो कैमरे होंगे, माइक होगा, या फिर नॉर्मल सेंसर होता है जो किसी क्या है जिसको कहना चाहिए कि कोई इमेज है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करता है, ये सेंसर होता है। उसको पता कैसे चलेगा? चिप है उसका कंट्रोलर, लेकिन सेंस करने के लिए, ये देखने के लिए कि यहां पे कचरा है यहां पे नहीं है, वो उसके हिसाब से काम करेगा। तो रोबोट का जो दूसरा मेन कंपोनेंट होता है सेंसर, और सेंसर को आप अपने इंद्रियों की भांति समझ सकते हो कि जैसे आप इंद्रियों के माध्यम से चीजों को सेंस कर लेते हो, वो उसमें इंद्रियां तो नहीं है लेकिन उसका सेंसर ही है। तीसरा इसको कहते हैं प्रचालक। प्रचालक, और प्रचालक के लिए शब्द होता है मैनिपुलेटर, MANIPULATOR, प्रचालक, मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या होता है? वस्तु को उठाने और अन्य कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को उठाने व अन्य कार्य के लिए, वस्तुओं को उठाने व अन्य कार्य के लिए मैनिपुलेटर का प्रयोग किया जाता है। और इसकी तुलना आप अपने हाथों से कर सकते हो कि जैसे हाथ से हम काम करते हैं ना, सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक रखता है, तो हो सकता है रोबोट, ऐसा रोबोट बनाया है जो सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक रखेगा। तो जो उठाने का काम कर रहा है उसको कह रहे हैं मैनिपुलेटर, हमारे हाथ की भांति। ठीक है, तो देखो तीनों के नियंत्रक हो गया, कंट्रोलर, सेंसर, मैनिपुलेटर। जो चौथा उसका घटक होता है वो होता है लोकोमोटर, उसको हिंदी में कहते हैं गतिशीलक। चौथा गतिशीलक, लोकोमोटर, लोकोमोटर। लोकोमोटर क्या है? रोबोट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, रोबोट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिसका उपयोग करता है वो लोकोमोटर होता है। अब अलग अलग रोबोट में अलग अलग होता है, किसी में क्या है पहिए लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं, व्हील के माध्यम से वो मूव करता है। किसी रोबोट में पैर लगे होते हैं, पैर के माध्यम से, किसी में पंखे लगे होते हैं, किसी में रोलर लगा होता है मूव करने के लिए। तो जैसे हमारे पैर होते हैं उसी को रोबोट का लोकोमोटर कह रहे हैं, जिसके माध्यम से रोबोट मूव करता है। ठीक है, चौथा। पांचवा है इसका कंपोनेंट जिसको कहते हैं प्रवर्तक। अंग्रेजी शब्द है उसका एक्यूट्यूटर, ACTUATOR, प्रवर्तक। देखो ये प्रवर्तक क्या है? हमारे शरीर की मांसपेशियों जैसा होता है, मांसपेशियों जैसा, मांसपेशियों जैसा। जिस प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा संचित होती है, रोबोट में यह गति इलेक्ट्रॉनिक मतलब देखो रोबोट की मोटर, सीधी बात, बस एक चीज, रोबोट में जो मोटर होती है, जिस रोबोट में मोटर के माध्यम से वो गति करता है, भाई चलने के लिए पहिए तो मूव करने के लिए है, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई मोटर चाहिए है, तो मोटर हर रोबोट में लगी रहती है, उसको क्या कहते हैं? प्रवर्तक। और छठवा और सबसे महत्वपूर्ण है रोबोट का पावर हाउस, शक्ति स्रोत, शक्ति स्रोत, पावर हाउस, पावर हाउस। भाई रोबोट को काम करने के लिए किसी ना किसी रूप की ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के रोबोट काम कैसे
करेगा। अब हो सकता है वो ऊर्जा क्या है, उसको बैटरी के माध्यम से दी जा रही हो, उसमें बैटरी लगी हो, बैटरी चार्ज होती हो। जब तक बैटरी में ऊर्जा आवेश है, चार्ज है, तब तक रोबोट काम करेगा और उसके बाद काम करना बंद करेगा। और आज का अभी जो ज्यादातर रोबोट में जो बैटरी आ रही है वो लेड एसिड बैटरी आती है। लेड एसिड बैटरी का अधिकतर रोबोट में उपयोग किया जाता है, बिना पावर हाउस के रोबोट, क्योंकि रोबोट एक मशीन है और मशीन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी तुम कहीं से दो, हो सकता है बैटरी ना हो तो तुम उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो तब वो चल रहा है, नहीं तो बिना एनर्जी के कोई रोबोट काम नहीं करेगा। तो देखो ये 6 चीज रोबोट के घटक होते हैं, इन्हीं से मिलकर रोबोट बनता है। आप अपने शरीर के अंग, अलग अलग अंग के हिसाब से उसको याद रख लेना, क्या काम करता है ये भी समझ आ रहा है, नाम से ही उनके काम को जानकारी मिल जा रही है। ठीक है ना। तो ये रोबोट्स के हमने क्या देखे हैं, अंग देख लिए, रोबोट के अंग या रोबोट के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। अब देखो अभी हमने जो देखा था, इसाक असीमोव ने अपनी पुस्तक में जो रोबोटिक्स के नियम बनाए थे, तो वो रोबोटिक्स के नियम देख लेते हैं। रोबोटिक्स के नियम। तो इसाक असीमोव, इसाक असीमोव, इनकी एक किताब थी साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन। फिर एक और किताब थी नाइट फॉल, NIGHTFAL, नाइट फॉल। ठीक है ना। और देखो एक किताब अपन ने पहले ही लिखी है इसकी, इसाक असीमोव की एक और किताब थी आई रोबोट। ठीक है ना। इन्हीं सब में इसने क्या है, ये 3 नियमों की चर्चा करी है, 3 नियम बताए हैं रोबोटिक्स के। एक तो साइंस फिक्शन है, एक नाइट फॉल है, और एक किताब पहले ही लिखी थी अभी अपन ने, आई रोबोट, आई रोबोट। तो देखो 3 नियम याद रखना है प्रत्येक व्यक्ति को, कि रोबोटिक्स के 3 नियम है, ये यूनिवर्सल नियम है। दुनिया भर में जहां भी रोबोट बनेगा ये 3 नियमों को पालन किया जाएगा। कोई रोबोट बनाए, कोई कंपनी बनाए, कोई सरकार बनाए, ये यूनिवर्सल 3 लॉ है रोबोटिक्स के। सबसे पहला नियम है कि रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। रोबोट द्वारा, ठीक है ना, पहला नियम है कि किसी भी स्थिति में रोबोट मनुष्य को नुकसान नहीं ही पहुंचाएगा। दूसरा नियम है, रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाएगा। रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाएगा। रोबोट्स द्वारा मनुष्य, ठीक है ना, मानव जो आदेश देगा वो रोबोट पालन करेगा। रोबोट मना करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, रोबोट गुलाम है मनुष्य का। तीसरा, रोबोट अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करेगा। रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की, रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए, स्वयं की जानी चाहिए, मानव की कोई जिम्मेदारी नहीं, स्वयं की जानी चाहिए।
ठीक है ना। तो देखो ये तीन नियम है कि रोबोट मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाएगा और रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करेगा, मानव की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो तीन यूनिवर्सल लॉ है रोबोटिक्स के संबंध में। देखो इसका जो पहला लॉ है कि रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इसी को हम कहते हैं शून्य नियम या जीरोथ का नियम। ZER OTH, जीरोथ लॉ, शून्य नियम, शून्य नियम। रोबोटिक्स का जीरोथ लॉ, रोबोटिक्स का जीरोथ लॉ क्या कहता है कि किसी भी परिस्थिति में रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। थोड़ा सा शब्द बदल गए हैं कि यहां पे क्या लिखा है कि रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जीरोथ लॉ क्या कहता है कि किसी भी परिस्थिति में, बस ये शब्द जोड़ दिया है, किसी भी परिस्थिति में रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना, यह कहलाता है शून्य नियम या जीरोथ लॉ। ठीक है ना। तो देखो ये इसाक असीमोव ने तीन रोबोटिक्स के यूनिवर्सल नियम बनाए हैं और पूरी दुनिया में ये नियम पालन किए जाते हैं। फिर जब देखो ये तो यूनिवर्सल नियम थे। हाँ, तीसरा नियम यह है कि रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए। रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए। आदमी का कोई ठेका नहीं है, रोबोट जाने खुद अपने लिए। फिर है रोबोटिक्स के सिद्धांत। बस एक एक लाइन में अपन को देखना है रोबोटिक्स के सिद्धांत। ये सिद्धांत बनाए गए 2011 में और बनाने वाले हैं अभियांत्रिकी और भौतिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। अभियांत्रिकी और भौतिक विज्ञान विज्ञान अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद, ईपीआरसी, फुल फॉर्म ईपीआरसी, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स रिसर्च, ऐसा करके है काउंसिल। ठीक है ना। ये थी, और एक संस्था थी कला व मानवता अनुसंधान परिषद, कला व मानवता अनुसंधान परिषद। कला व मानवता अनुसंधान परिषद, इनने मिलकर क्या है रोबोटिक्स के 5 सिद्धांतों को बनाया। इसका पहला सिद्धांत है कि मनुष्य को मारने या हानि पहुंचाने के लिए, मनुष्य को मारने या हानि पहुंचाने के लिए कोई रोबोट नहीं बनाया जाएगा। कोई रोबोट ना बनाया जाए, कोई रोबोट ना बनाया जाए, ना ऐसा कोई रोबोट का निर्माण ना किया जाए जिसका उद्देश्य मनुष्य को मारना या मनुष्य को हानि पहुंचाना है। दूसरी बात, रोबोट बनाते समय, रोबोट बनाते समय उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तीसरा,
रोबोट को रोबोट को संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने, संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से ना बनाया जाए। ठीक है ना। मतलब पहला पॉइंट तो ये है कि मानव को हानि ना पहुंचाए, और हानि फिजिकल, ये कह रहे हैं मेंटली, संवेदना फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाने के लिए भी रोबोट ना बनाया जाए। चौथा, मनुष्य और रोबोट, मनुष्य और रोबोट किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। मनुष्य और रोबोट किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रोबोट का निर्माण मनुष्य की सेवा के लिए किया गया है। क्योंकि रोबोट का निर्माण मनुष्य की सेवा के लिए किया गया है। मतलब क्या है कि रोबोट यदि कुछ गड़बड़ करता भी है तो ना तो रोबोट की जिम्मेदारी होगी ना मनुष्य की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उसने जो रोबोट बनाया था वो तो मनुष्य की सेवा के लिए बनाया था, वो कुछ गड़बड़ हो गया तो उसमें मनुष्य की कोई गलती नहीं है। ठीक है ना। और पांचवा और अंतिम सिद्धांत है रोबोटिक्स का, कि रोबोट ऐसा बनाया जाए, या रोबोट का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि उसका रचनाकार या मालिक, रोबोट का रचनाकार या मालिक कौन है, इसका पता किया जा सके। मालिक कौन है, इसका पता लगाया जा सके। ठीक है ना। एनोमिस नहीं होना चाहिए, पता नहीं चले कि रोबोट का निर्माण करता कौन है। जैसे हम मोबाइल में आई में एड्रेस रहते हैं ना, गाड़ी का भी एक विशेष नंबर होता है, तो प्रत्येक रोबोट का एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि इस रोबोट का निर्माण करता कौन है, इस रोबोट का मालिक कौन है। ठीक है ना। तो ये रोबोटिक्स के 5 सिद्धांत हैं। ठीक है ना। अब बाकी इसमें आगे अपन अब कल देखेंगे, थोड़ा सा और बचा है, कंप्लीट हो जाएगा कल।